Good morning, students. How are you all? I hope you all are good. In our last video class, we have started chapter number 6, Lines and Angles, in which we have discussed about different types of lines and angles. Today we will continue this chapter with revision of types of angles, and we will continue this chapter with exercise 6.2. So let's start with parallel lines with a ट्रांसवर्सल लाइन. यहाँ पे हम पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है और इसके थ्रू कितने एंगल्स किस तरह के फॉर्म होते हैं वो देखते हैं. सो हियर यू कैन सी देयर आर टू लाइंस A and B which are parallel to each other. आपको मैंने लास्ट वीडियो क्लास में बताया था पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, जिनके बीच की डिस्टेंस हर पॉइंट पे सेम होती है, वो लाइन पैरेलल लाइंस कहलाती है. हियर A and B are parallel lines and T is a transversal line which intersect both the parallel lines. यहाँ पे आप देख रहे हैं T एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि इन दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है. सो देयर आर 8 एंगल्स which are formed which are represent by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. यहाँ पे जो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्टिंग लाइन T इंटरसेक्ट कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, जिससे 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, जिससे हमने नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से रिप्रेजेंट किया है. सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? मैंने आपको लास्ट वीडियो क्लास में भी बताया था. इन पैरेलल लाइन के अप साइड ऊपर की ओर और इस ट्रांसवर्सल लाइन के राइट हैंड साइड, जैसे कि 1, 5, ये दोनों एक दूसरे के आपस में इक्वल होंगे और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे. इन द सेम वे यदि मैंने इन दोनों पैरेलल लाइंस के ऊपर की ही साइड बट ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड के एंगल्स देखे तो वो कौन से एंगल्स है? 2 and 6. Then 2 and 6 are called corresponding angles and they are equal to each other. अब इसी तरह से इन दोनों पैरेलल लाइंस के नीचे की साइड और इस ट्रांसवर्सल लाइन के राइट हैंड साइड की यदि मैं बात करूं तो कौन से एंगल्स बन रहे हैं? 4 and 8. So this 4 and 8 will be corresponding angles and they will be equal to each other, and 3, 7 are the angles which are downside of this parallel lines and on left hand side of this transversal line. यदि 3 और 7 की यदि हम बात करते हैं तो ये इन पैरेलल लाइंस के नीचे के साइड बनने वाले एंगल्स हैं और इस ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड एंगल बन रहे हैं, तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे और ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे. सो 1, 5, 2, 6, 4, 8 and 3, 7 are called corresponding angles and corresponding angles are equal to each other. Now alternate interior angles. मैंने आपको alternate interior angles भी बताया था. जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो उस केस में इंटीरियर मतलब कि इन पैरेलल लाइंस के इंटीरियर में और वो भी अल्टरनेट बनने वाले एंगल, अल्टरनेट यानी कि 3, 5. These are alternate मतलब कि ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड्स में बनने वाले एंगल, एक लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है, दूसरा राइट हैंड साइड में बन रहा है. सो दे आर कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. इन द सेम वे यू कैन सी 4 and 6. ये जो 4 और 6 है ये भी पैरेलल लाइन के बीच में या अंदर के साइड एंगल्स बन रहे हैं और इस ट्रांसवर्सल लाइन के अल्टरनेट डायरेक्शन में बन रहे हैं. तो 4, 6 and 3, 5. These are alternate interior angles and alternate interior angles are also equal to each other. Alternate exterior angle. Alternate exterior angle मतलब कि exterior में बनने वाले एंगल इन पैरेलल लाइन के exterior में बट इस ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में बनने वाले एंगल जो होंगे वो एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कहलाएंगे. लाइक 1 and 7. आप देखेंगे 1 और 7 ये पैरेलल लाइन के एक्सटीरियर में एंगल बन रहे हैं और इस ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि अल्टरनेट में बन रहे हैं एंगल. सो 1 and 7 are alternate exterior angles and they are equal to each other. In the same way 2 and 8 are the angles which are in the exterior of the
पैरेलल लाइंस 2 और 8 को भी यदि आप देखेंगे तो वो एक्सटीरियर में बन रहे हैं, इन पैरेलल लाइंस के एक्सटीरियर में एंगल बन रहे हैं और ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में बन रहे हैं. सो 2 and 8 आर ऑल्सो एक्सटीरियर एंगल्स विच आर alternate exterior angles, and alternate exterior angles are equal, hence angle 1 equal to angle 7 and angle 2 is equal to angle 8. Now co-interior angles. Co-interior angles क्या होते हैं? आपने alternate interior angles तो देखा, but co-interior angles यानी कि जो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम डायरेक्शन में बनते हैं, सेम डायरेक्शन में यानी कि 3 और 6 इंटीरियर में भी है, पैरेलल लाइंस के इंटीरियर में बने हुए एंगल है, इसलिए इंटीरियर नाम दिया. और को वर्ड क्यों दिया है? क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है. तो 3, 6 को इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे. और यदि हम इस साइड देखें तो 4 and 5 आर को इंटीरियर एंगल, 3 and 6 आर को इंटीरियर एंड 4, 5 आर को इंटीरियर एंगल. अब को इंटीरियर एंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री. यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो आपस में इक्वल होते हैं, बट को इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल नहीं होते हैं. एंगल 4 and 5 and angle 3 and 6 are co-interior angle, but they are not equal. But the property which satisfied by co-interior angles is sum of co-interior angle is 180 degree. Co-interior angle की property क्या होती है कि इन co-interior angle का जो sum होता है वो 180 degree के equal होता है. Now let's start exercise 6.2. Question number 1 of this exercise is in figure find the values of x and y and then show that AB is parallel to CD. आपको एक फिगर गिवन है जिसमें आप देख सकते हैं कि AB और CD आपस में पैरेलल दिख रहे हैं, बट ये आपको प्रूव करना है इस फिगर में कि AB और CD पैरेलल है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y. x और y की वैल्यूज हमें यहाँ पे फाइंड करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड्रॉ दिस फिगर. हम इसे वापस से ड्रॉ करेंगे जिसमें कि हमें a b c d x y इन्हें तो नाम देना ही है. इसी के साथ साथ हमने इस ट्रांसवर्सल लाइन को भी नाम दे दिया है PQ. ट्रांसवर्सल लाइन को PQ नाम देने के बाद जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसमें AB को ये PQ जहां इंटरसेक्ट कर रही है उस इंटरसेक्शन पॉइंट को मैंने E नाम दिया, और जहां CD को ये इंटरसेक्ट कर रही है उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हमने F नाम दिया. सो इन द फिगर वी हैव CD एंड PQ इंटरसेक्ट एट F. आप यहाँ देख सकते हैं कि CD को ये PQ जहां इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट कौन सा है? F है. अब ये इस F पॉइंट पे Y और 130 डिग्री ये वाले जो एंगल्स दिख रहे हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. हमने लास्ट वीडियो क्लास में देखा था जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वर्टेक्स के अपोजिट साइड में बनने वाले एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं. तो यहाँ पे PQ and CD intersect at F and F is the vertex, so the angles Y is equal to 130 degree because these are vertically opposite angles. So in the solution we can write this as, in the figure we have CD and PQ intersect at F, therefore Y equal to 130 degree because it is vertically opposite angles. Again PQ is a straight line and EA stands on it. If we can see, आप यहाँ देख सकते हैं PQ एक स्ट्रेट लाइन है जिसे AE इंटरसेक्ट कर रही है. यदि हम इस डायरेक्शन से देखते हैं तो PQ जो है एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखेगी जिसे AE इंटरसेक्ट कर रही है. सो दिस 50 डिग्री एंड X मेक अ लीनियर पेयर. यहाँ पे ये दोनों एंगल मिलके लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं और लीनियर पेयर का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है. सो एंगल AEP दैट इज AEP, ये 50 डिग्री वाला एंगल जो है वो एंगल AEP है, प्लस एंगल AEQ इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर. आपको इस चैप्टर में यानी कि ज्योमेट्री में ये चीज जरूर ध्यान रखनी है, यदि हम कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं तो हमें उसका रीजन जरूर लिखना है.
देखिए जैसे यहाँ पे y इक्वल टू 130 डिग्री, आपने यहाँ से देख तो लिया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसलिए ये इक्वल होंगे, सो y इक्वल टू 130 डिग्री। बट वी हैव टू राइट द रीजन बिहाइंड दिस, हमें इसके पीछे क्या रीजन है वो ब्रैकेट में जरूर लिखना है। वैसे ही यहाँ पे आपने लिखा एंगल AEP प्लस एंगल AEQ इक्वल टू 180 डिग्री, बट why it is equal to 180 डिग्री, we have to write the reason that this make a linear pair। यहाँ पे आपको ये लिखना जरूर है कि ये दोनों मिलके एक लीनियर पेयर बनाते हैं, इसलिए इसका सम 180 डिग्री है। और AEP एंगल AEP की वैल्यू आपको गिवन है विच इज इक्वल टू 50 डिग्री, सो इन द प्लेस ऑफ एंगल AEP वी कैन राइट 50 डिग्री प्लस एंगल AEQ इज इक्वल टू x, सो वी कैन राइट दिस x इक्वल टू 180 डिग्री। Now when we shift this plus 50 to right hand side it will become minus, so x equal to 180 degree minus 50 degree that is 130 degree। Now from equation 1 and 2 we have x equal to y, x की वैल्यू भी 130 है, y की वैल्यू भी 130 है, so from equation 1 and 2 we have x equal to y equal to 130 degree as they are pair of alternate interior angles। अब यदि आप यहाँ पे देखोगे हमने यहाँ पे alternate interior angle की प्रॉपर्टी यूज नहीं की थी, बिकॉज हमें यहाँ पे बोला नहीं गया है कि ABCD पैरेलल है। यदि बोला जाता कि AB is parallel to CD तो हम डायरेक्टली लिख सकते थे कि x इक्वल टू y इक्वल टू 130 डिग्री, बट इन दिस क्वेश्चन using different property we find out the values of x and y। हमने इन दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी से x और y की वैल्यू फाइंड की है और दोनों वैल्यू सेम आ रही है। यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वैल्यू सेम आ रही है, इसलिए हम इसे बता सकते हैं कि AB और CD आपस में पैरेलल है। जब ये लाइंस आपस में पैरेलल होंगी तभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होंगे। यदि लाइंस पैरेलल नहीं है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं हो सकते। अब यहाँ पे हमने दोनों की डिफरेंट वैल्यूज, दोनों की वैल्यू डिफरेंट रीजन से फाइंड की है, बट दोनों की वैल्यू सेम आई है और वैल्यू सेम होने के कारण ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस होंगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Second question is in figure if AB is parallel to CD and CD parallel to EF and Y is to Z equal to 3:7 find X। आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो आपको तीन डिफरेंट पैरेलल लाइन गिवन है AB, CD and EF and we have given AB is parallel to CD, CD is parallel to EF, so we have to find out the value of X if Y is to Z is equal to 3:7। Y और Z का जो एंगल की वैल्यू होगी इनका रेशियो जो है वो 3:7 है, तो हमें x की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी है। नाउ AB is parallel to CD and CD is parallel to EF, दिस इज गिवन, हमें दिया गया है। अब ये जब ये दोनों तीनों एक दूसरे के पैरेलल है तो AB भी जो है वो EF के पैरेलल होगी। ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो AB और EF भी जो होंगी वो पैरेलल लाइंस होगी। सो AB is parallel to EF। From here also you can see AB parallel to CD and CD parallel to EF, therefore AB is parallel to EF। Therefore x equal to Z, x और Z आपस में इक्वल हो जाएंगे बिकॉज दिस विल मेक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यदि AB और EF आपस में पैरेलल लाइंस हैं और इन्हें ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, so X and Z will be equal because this make alternate interior angles। So x equal to Z। Again AB is parallel to CD, so x plus y equal to 180 डिग्री। को-इंटीरियर एंगल, को-इंटीरियर एंगल मैंने बताया था आपको जो इंटीरियर साइड में और ट्रांसवर्सल के सेम डायरेक्शन में बनते हैं वो को-इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। और को-इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। सो x plus y equal to 180 degree because co-interior angle। Now as x equal to z, in the place of x we can write z। x plus y की वैल्यू 180 डिग्री है तो हमने को-इंटीरियर प्रॉपर्टी से को-इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से लिख दिया, बट x इक्वल टू z है तो हम यहाँ x की प्लेस पे z लिख दें तो z plus y इक्वल टू भी 180 डिग्री हो जाएगा। बट वी हैव गिवन y is to z इक्वल टू 3:7
पर हमें दिया क्या गया है क्वेश्चन में, y/z, y और z का जो रेशियो है वो 3:7 के इक्वल है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं z/y = 7:3, यानी कि हमने जस्ट क्या किया है, इसका ही रेसिप्रोकल लिख दिया है। रेसिप्रोकल लिखने से z/y जो होगा वो 7:3 के इक्वल होगा। नाउ when we write z upon y equal to 7/3 and we multiply cross multiplication, we apply cross multiplication, we get 3z equal to 7y। जब हम इसे अपॉन के मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं, इस रेशियो को जब हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या होगा, z upon y equal to 7/3, और जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं we get 3z equal to 7y। अब यहां से आप देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन टू y इक्वल टू 180 माइनस z। यहां से हम यदि y की वैल्यू z के फॉर्म में निकालें तो z के फॉर्म में क्या होगी, y इक्वल z इक्वल टू 180 माइनस y या y इक्वल टू 180 माइनस z। हम किसी भी एक की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y, दैट इज 180 माइनस z। y की प्लेस पे हमने 180 माइनस z लिख दिया। Now 3z is equal to 7 into 180, 7 का 180 में भी इंटू हो जाएगा, 7 का z में भी इंटू होगा। So 3z equal to 7 into 180 degree minus 7z। Now when we shift this 7z to left hand side, it will become पॉजिटिव। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं 7z जो है वो नेगेटिव है, बट जब हम इसका साइड चेंज करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो 3z plus 7z, that is 10z is equal to 7 into 180, and when we find the value of z, we will shift this 10 to RHS and it will be in division। यहाँ पे जब ये जो 10 into में है z के साथ, हम इसका साइड चेंज करेंगे because we want to find out the value of z। हम इसे राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, और जब हम इस 180 के 0 से 10 का 0 कैंसिल कर देंगे, वी हैव 7 into 18 and 18 7s are 126। Hence the value of z is 126, but in the question we have to find out the value of x, and from equation 1 x equal to z, so the value of x is equal to 126। x की वैल्यू z के इक्वल है और z की वैल्यू 126 है, इसलिए x की वैल्यू भी कितनी होगी, 126 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, इन फिगर इफ AB is parallel to CD and EF perpendicular to CD and angle GED equal to 126 degree, find angle AGE, angle GEF and angle FGE। You have given this figure and you have given AB and CD are parallel lines। आपको एक फिगर गिवन है जिसमें कि आपको बोला गया है AB और CD parallel lines है। इसके अलावा आपसे बोला गया है EF जो है वो CD के ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का है। एंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ एंगल GED इज गिवन। ये जो GED मतलब कि ये एंगल जो बन रहा है इसकी वैल्यू आपको 126 डिग्री दी गई है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट 3 डिफरेंट एंगल्स। आपको 3 अलग अलग एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। कौन सा एंगल, AGE कहाँ बन रहा है, AGE दैट इज ये एंगल, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एंगल GEF मतलब यहां से लेके यहां तक, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एंड एंगल FGE मतलब कि इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये दोनों पैरेलल लाइंस है, AB एंड CD आर पैरेलल लाइंस, जिसे GE एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो एंगल GED है इस AGE के इक्वल होगा, बिकॉज दिस आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो इसके इंटीरियर में अपोजिट साइड में बनने वाले एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। सो AB पैरेलल टू CD एंड GE इज द ट्रांसवर्सल, हेंस angle AGE is equal to angle GED, and the reason is alternate interior angles। But angle GED equal to 126 degree, this is given। ये जो GED है इसकी वैल्यू 126 डिग्री है, ये तो हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है।
Therefore, angle AGE is also 126 degree. ये दोनों आपस में इक्वल है, इसकी वैल्यू 126 डिग्री है, तो एंगल AGE की वैल्यू भी 126 डिग्री होगी। अब ये वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट हमें एंगल GEF फाइंड करना है। GEF मतलब कि ये वाला एंगल। नाउ एंगल GEF प्लस एंगल FED, यदि आप देखेंगे तो एंगल GEF और FED ये दोनों मिलके एंगल GED बना रहे हैं। ठीक है, एंगल GED को ही दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया हमने, एंगल GEF एंड एंगल FED। सो एंगल GEF plus angle FED equal to angle GED. Here we have to find out the value of angle GEF, but we know the value of angle FED and GED. हमें इन तीनों एंगल्स में इसकी वैल्यू तो फाइंड करनी है, बट अदर टू वैल्यूज हमें पता है। FED मतलब कि आपको पता है ये परपेंडिकुलर लाइन है, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री का है। So in the place of FED we can write 90 degree, and angle GED is given in question, which is equal to 126 degree. So in the place of FED we can write 90 degree, and in the place of angle GED we can write 126 degree. Now when we shift this plus 90 to RHS, it will be minus 90. Hence एंगल GEF इक्वल टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 36 डिग्री। जब हम 126 में से 90 को माइनस करेंगे तो हमें 36 डिग्री मिला। सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल GEF एज 36 डिग्री। नाउ AB is parallel to CD and GE is a transversal line. Here AB and CD are parallel lines and GE is transversal line. Hence एंगल FGE, ये FGE और GED जो है, FGE और GED ये मिलके को इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। सो द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। एंगल FGE plus angle GED, they are forming co-interior angle. So sum of co-interior angle is 180 degree. Now we know the value of angle GED, that is 126 degree, which is given in question. So in the place of angle GED we can write 126 degree. Angle FGE, we have to find out the value of angle FGE. So we will shift this plus 126 to RHS. It will become minus 126. And when we subtract this 126 from 180, we get 54 degree. Thus, angle AGE equal to 126 degree, angle GEF equal to 36 degree, and angle FGE equal to 54 degree. Hence, we can find out all the angles. Here we have completed exercise 6.2. In the next class, we will continue this chapter with exercise 6.3. Till then, take care. Thank you.